नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 वंशांगति और विभिन्नता के सिद्धांत में भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 में आपने आनुवंशिकता या वंशांगति किसे कहते हैं इसके बारे में जाना, आपने विभिन्नता के बारे में जाना, फिर आपने आनुवंशिकी किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा। आपने देखा कि विभिन्नता का क्या संबंध है लैंगिक जनन से। अब आते हैं हम भाग 2 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, इसलिए इनसे संबंधित कुछ बातें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रयोग के बाद जो परिणाम आए और परिणाम के बाद जो उन्होंने नियम बनाए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं जिनको आपको याद करना होगा, जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। अब पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी के सिलिसियन गांव में हुआ था। सिलिसियन नामक ग्राम में, ग्राम यानी गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822। देखिए यहाँ पर भी 22 है, यहाँ पर भी 22 है, बस आपको मंथ याद रखना है, जुलाई। तो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के सिलिसिया ग्राम में हुआ था, या सिलिसियन जिसे कहते हैं। उसके बाद ये 1843 में ऑस्ट्रिया देश के एक शहर जिसका नाम था ब्रून, ऑस्ट्रिया देश के एक शहर ब्रून में स्थित एक चर्च था जिसका नाम है स्थित आगस्टीनियन चर्च अगस्टीनियन मोनेस्ट्री में पादरी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ पर चले गए, यानी अगस्टीनियन चर्च में चले गए, वहाँ उस चर्च से जुड़े और पादरी की शिक्षा ग्रहण की। ठीक, पादरी यानी फादर, जैसे गिरजाघर में फादर होते हैं, पंडित में पुजारी होते हैं, वैसे गिरजाघर में फादर होते हैं। तो वहाँ पर फादर यानी पादरी की शिक्षा ग्रहण करने चले गए 1843 में। और 1847 में उन्होंने उसी शहर के एक गिरजाघर यानी चर्च में पादरी भी हो गए। ठीक है, फादर हो गए। फिर 1851 में वे वियना विश्वविद्यालय में गए और वहाँ पर 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई की। कौन कौन से? प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई किया, नेचुरल साइंस, भौतिकी का अध्ययन किया, फिजिक्स का व गणित का अध्ययन किया। ठीक है, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 1851 में वियना विश्वविद्यालय से। ठीक है, और फिर वापस आए उसी चर्च में 1854 में। ठीक है, उसी गिरजाघर में। ठीक है, उसी गिरजाघर के एक स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे। ठीक है, 1851 में वियना विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई करने के लिए गए। फिर वहाँ से 1854 को लौटे और उसी गिरजाघर के एक स्कूल में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। चूँकि गिरजाघर बड़ा था, वहाँ पर बगीचा था, इनका शुरू से ही इन चीज़ों में, बागानी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा रुचि था। और यही कारण था कि गिरजाघर के बगीचों की देखभाल बहुत अच्छे से करते थे, इसीलिए बगीचे का सारा कार्यभार इन्हीं को दिया गया था।
उन्होंने उस गिरजाघर के बगीचे में मटर के कई किस्मों पर अपना संकरण प्रयोग किया। ठीक है, इसके बारे में आप जान लीजिए कि उन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया, मटर, जिसे हम उद्यान मटर कहते हैं। उद्यान मटर यानी गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। तो उसी गिरजाघर के बगीचे में मेंडल ने मटर के कई किस्मों पर अपना संकरण प्रयोग किया, या कह सकते हैं प्रजनन प्रयोग किया, और 7 सालों तक उन्होंने प्रयोग किया। पूछा जाता है कब से कब तक, तो 1856 से 1863। ठीक, 1856 से 1863, अर्थात 7 वर्षों तक निरंतर प्रयोग किया, और जो निष्कर्ष निकले उनको वो नोट करते रहें, और फिर उन्होंने उन निष्कर्षों को 1866 में, प्राप्त निष्कर्षों को 1866 में एक शीर्षक बनाकर, उस शीर्षक का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है पादप संकरणों के प्रयोग। ठीक है, उन्होंने एक शीर्षक के रूप में अपने सभी जो प्रयोगों के निष्कर्ष थे उन्हें एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक के रूप में ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। ब्रुन शहर का एक सोसाइटी था जो इन सभी चीज़ों के बारे में कि आपने क्या प्रयोग किया, उनको वे समीक्षा करते थे कि क्या आपके प्रयोग सही हैं कि नहीं हैं। तो ये एक सोसाइटी थी जिसका नाम था ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे उन निष्कर्षों को एक शीर्षक का नाम दिया एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और उसे ले जाकर ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस समय उनके प्रयोगों की महत्ता को कोई भी समझ नहीं सका, यानी वो वहाँ के उस समय के वैज्ञानिक उनके प्रयोग को समझ ही नहीं पाए कि आखिर इन्होंने क्या प्रयोग किया और उनसे क्या निष्कर्ष निकाले, उन्होंने उसके बारे में समझ ही नहीं पाया, और उनके जो प्रयोग थे वो वैसे के वैसे रखे रह गए। ठीक है, तो पहले अभी इतना आप याद करिए। आप याद करेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को जर्मनी के सिलिशिया ग्राम में हुआ था। 1843 को में वे ऑस्ट्रिया देश के ब्रुन शहर में स्थित एक ऑगस्टिनियन चर्च में पादरी की शिक्षा ग्रहण करने गए। 1847 में वे वापस वहीं स्थित एक गिरजाघर में पादरी हो गए। फिर 1851 में वे वियना विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी और गणित की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। वहाँ से लौटे 1854 में और उसी गिरजाघर के एक स्कूल में पढ़ाने लगे, और उसी दौरान वे उस गिरजाघर में उपस्थित बगीचे में मटर के कई किस्मों पर अपना प्रयोग किया, और उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किया, 1856 से 1863 तक। और जो भी निष्कर्ष निकले उन प्रयोगों से, उन निष्कर्षों को 1866 में, सन 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक के रूप में ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समझ प्रस्तुत किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वहाँ उस समय के वैज्ञानिक उनके इन प्रयोगों को समझ नहीं सके, और उनकी मृत्यु 1884 को हो गई। सन 1884 को उनकी मृत्यु हो गई। पहले इतनी बातें आप याद करें खूब। कुछ नहीं है, आपको बस डेट याद रखने हैं, सन याद रखना है। 1822 में जन्म हुआ, 1843 में ऑस्ट्रिया गए, वहाँ के एक ब्रुन शहर में ऑगस्टिनियन चर्च से जुड़े। 1847 में वे उसी शहर के गिरजाघर में पादरी हुए।
1951 में वियना विश्वविद्यालय गए, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी और गणित की शिक्षा प्राप्त की। 1854 को वहाँ से लौटे, उसी गिरजा करके एक स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। और फिर उसी दौरान 1856 से 1863 तक उन्होंने गिरजाघर के बगीचे में मटर की कई किस्मों पर अपना प्रयोग किया। उन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को 1866 में वे नेचुरल एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन शीर्षक के रूप में उन निष्कर्षों को ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन उनके कार्यों की महत्ता को उस समय कोई जान नहीं सका और अंततः उनकी 1884 में मृत्यु हो गई। मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात अर्थात सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, कौन कौन? पहले हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज, ऑस्ट्रिया के एरिस वॉन सेरमार्क, और जर्मनी के कार्ल कोरेंस। इन 3 वैज्ञानिकों ने भी अपने संकरण प्रयोगों में वही परिणाम प्राप्त किए जो परिणाम मेंडल प्राप्त किए थे। यानी हॉलैंड की ह्यूगो डी वरीज, ऑस्ट्रिया के एरिस वॉन सेरमार्क, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, इन सभी ने मटर के ही उस संकरण प्रयोगों को किया और वही निष्कर्ष प्राप्त किए जो निष्कर्ष मेंडल ने 1866 को प्रस्तुत कर दिया था। तो बाद में जब ये पता चला कि वही निष्कर्ष निकले हैं जो मेंडल ने दिए थे, तो इससे मेंडल का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और चूँकि मेंडल ने ही पादप संकरणों के प्रयोग के जो परिणाम थे, जो नियम थे, उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। और जब 1900 में आए परिणामों ने कन्फर्म कर दिया कि उन्होंने जो प्रयोग किए थे वो सही है, तो मेंडल का नाम विश्वविख्यात हो गया और उन्हें आनुवंशिकी का जनक घोषित किया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया। और इन प्रयोगों को सन 1900 में जो ये प्रयोग किए गए थे, इन्हें मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कहा गया। इन्होंने भी मेहनत की थी ना, तो इनके जो परिणाम थे उन्हें क्या कहा गया? मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, यानी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉज। ठीक है, बस ये था मेंडल के बारे में। तो मेंडल ने अपने प्रयोग कब तक किए थे? 7 वर्षों तक, 1856 से 1863 तक। 1866 में उन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक के रूप में ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके इन कार्यों की महत्ता को उस समय कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाए और अंततः 1884 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष के बाद 3 वैज्ञानिक, कौन कौन से? हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज, ऑस्ट्रिया के एरिस वॉन सेरमार्क, जर्मनी के कार्ल कोरेंस ने भी वही प्रयोग किए और वही निष्कर्ष पे पहुँचे जो जिस निष्कर्ष पर मेंडल पहुँच चुके थे। अतः इनके इन खोजों को मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कहा गया, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। और इसी के बाद मेंडल का नाम विश्वविख्यात हो गया और मेंडल को आनुवंशिकी का जनक घोषित किया गया। ये था मेंडल का सफ़र। ठीक, आप इतना पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म
22 जुलाई 1822 में जर्मनी के सिलिसियन ग्राम में हुआ था। 1843 में वे ऑस्ट्रिया देश के एक शहर ब्रुन में स्थित ऑगस्टिनियन चर्च से जुड़े और पादरी की शिक्षा ग्रहण की। 1847 में वे उसी शहर के एक गिरजाघर में पादरी हो गए। 1851 में वे वियना विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी व गणित का अध्ययन किया। 1854 में वे पुनः वापस आकर उसी गिरजाघर के एक स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किए। गिरजाघर के बगीचे में उन्होंने मटर के कई किस्मों पर अपने संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन या प्रजनन यानी ब्रीडिंग प्रयोग किए। उन्होंने सन 1856 से 1863 तक अर्थात 7 वर्षों तक निरंतर प्रयोग किए और उनसे प्राप्त निष्कर्षों को 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पादप संकरणों के प्रयोग नामक शीर्षक के रूप में ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु दुर्भाग्यवश उस समय उनके कार्यों की महत्ता को कोई भी समझ नहीं सका और सन 1884 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात अर्थात सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया के एरिस वॉन शेरमार्क, जर्मनी के कार्ल कोरेंस ने अपने अपने संकरण प्रयोगों में उन्हीं निष्कर्षों पर पहुँचे जिनको मेंडल ने पहले ही प्राप्त किया था। अतः इनके खोज को मेंडल के नियमों की पुनर्खोज यानी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ कहा जाता है और इस खोज के पश्चात मेंडल का नाम विश्वविख्यात हो गया और उन्हें आनुवंशिकी का जनक घोषित किया गया यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि मेंडल के प्रयोगों और उनके निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हुआ, उसके कारण क्या थे। ठीक, इतना लिखने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हुआ। कारण, सबसे पहला कारण आता है मेंडल ने अपने प्रयोगों को जिस पत्रिका में छापा था यानी जिस मैगजीन में उन्होंने अपने प्रयोगों को छापा था उसे उस समय के ज़्यादातर वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। तो पहला तो यही कारण कि मेंडल ने अपने प्रयोगों व निष्कर्षों को एक ऐसी पत्रिका में प्रकाशित किया जिसे उस समय के
ज़्यादातर वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। ठीक, अब आता है दूसरा कारण क्या था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में सांख्यिकी का बहुत प्रयोग किया था। यानी आप उनके प्रयोगों को जब पढ़ोगे तो आप खुद ही देखोगे उसमें कुछ सांख्यिकी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तो चूंकि जीव विज्ञानी यानी बायोलॉजी वाले जो भी हैं बायोलॉजिस्ट, वे बायोलॉजी में मैथ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, सांख्यिकी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो एक ये भी कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में थोड़ा बहुत मैथ का प्रयोग किया था, सांख्यिकी का प्रयोग किया था, और जिसमें ज़्यादातर वैज्ञानिक जीव विज्ञानी रुचि नहीं लेते। यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों में सांख्यिकी का प्रयोग किया था, जिसमें जीव विज्ञानी रुचि नहीं रखते। ठीक है, यानी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सांख्यिकी में रुचि नहीं रखते, और यही कारण है कि उनके प्रयोगों में सांख्यिकी का प्रयोग का देख लोग ज़्यादा रुचि नहीं लिए। अब आता है तीसरा कारण। तो तीसरा कारण सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक उस समय प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जातियों की उत्पत्ति। ये पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी और उस समय वो इसी पर ज़्यादा चर्चा चल रहा था, क्योंकि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, विकासवाद का चर्चा बना हुआ था, वो लोगों में ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था और इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। तो एक ये भी कारण था कि उस समय जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर त्यौहार चल रहा है तो उस त्यौहार में अगर छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं तो उसे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, त्यौहार पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता जिस पर लोगों का ज़्यादा आकर्षण हो। तो उस समय भी यही था कि सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आई थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और वही ज़्यादातर वैज्ञानिकों का केंद्र बना हुआ था, आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। लोग जानना चाहते थे कि चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया जातियों की उत्पत्ति के बारे में, उसे ज़्यादातर लोग पढ़ रहे थे, वो ध्यान आकर्षित किया हुआ था। तो सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जातियों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई थी, और उस समय विकासवाद चर्चा में था और सभी के आकर्षण का केंद्र बना था। ठीक, एक ये भी कारण था। नेक्स्ट, संभवतः यह माना जाता है कि मेंडल का जो विचार था वो उस समय के वैज्ञानिकों के समझ के बाहर था। ठीक, तो चौथा कारण क्या लिखेंगे कि संभवतः मेंडल का विचार उस समय के वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था।
ठीक। नेक्स्ट 5वां, मेंडल के शोध कार्यों का स्तर और विचार समय से आगे का था, तब लोगों में इतनी समझ नहीं थी। यह भी एक कारण हो सकता है। इसको भी लिख सकते हैं कि मेंडल के शोध कार्य का स्तर व विचार उस समय से आगे का था। ऐसे लिखेंगे, विचार हाँ उस समय से आगे का था, लोगों में इतनी समझ नहीं थी। बस ये हो गया कि मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हुआ, इसके कारण नोट कर डालिए जैसे लिखा हुआ है। अब आता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, आइए उन्हें देखते हैं। मेंडल के सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण तो मेंडल की सफलता के कारण निम्न हैं। पहला, हम देखेंगे उनकी कार्यविधि कैसी थी, आखिर उन्होंने किस तरह से कार्य को किया कि वे सफल हुए। मैकेनिज्म, तो मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर। मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम। मेंडल ने मटर के कई किस्मों पर अपना प्रयोग किया और उन किस्मों में अलग अलग लक्षण पाए जाते थे। जैसे कुछ आपको बता दूं, मेंडल ने कुल 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था, 7 विपर्यासी लक्षण। कुल लक्षण देखेंगे तो 14, लेकिन विपर्यासी लक्षण कहेंगे तो 7 विपर्यासी लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था। जैसे पौधे की लंबाई के 2 रूप थे, एक लंबा पौधा था तो दूसरा बौना पौधा था। दूसरा, पुष्प की संरचना या पुष्प की स्थिति, जिनमें था कक्षस्थ और शीर्षस्थ। तीसरा था पुष्प का रंग बैगनी और सफ़ेद। नेक्स्ट, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। नेक्स्ट, बीज का रंग तो पीला और हरा। नेक्स्ट, फली की आकृति फैली हुई और सिकुड़ी हुई, 2 तरह की थी। उसी तरीके से फली का रंग हरा और पीला। तो अलग अलग किस्मों पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, सिंपल मैं बता दूं, एक मटर का लंबा पौधा है तो उसका संकरण एक बौने पौधे से किया। अब ये संकरण क्या होता है, संकरण का मतलब होता है कि 2 भिन्न लक्षणों वाले जनकों का आपस में क्रॉस करा देना। क्रॉस मतलब जनन करा देना। आपने पढ़ा ना जनन कैसे होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से नया पौधा विकसित होता है। इन्होंने भी वही किया, लेकिन इन्होंने कृत्रिम संकरण किया, कृत्रिम जनन किया, ऐसे कह सकते हैं। जैसे मटर का पौधा जो होता है उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मटर के पौधे में जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें स्वपरागण ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो लेकिन मेंडल ने क्या किया कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की जगह पर कृत्रिम परागण कराया। उन्होंने खुद लंबे पौधे का परागकण बौने पौधे के वर्तिकाग्र पर रखा और उसी तरीके से जो बीज उत्पन्न हुए उन बीजों के बोने पर किस प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने प्रयोग किए। 7 वर्षों तक जितने भी लक्षण थे 7 लक्षणों पर
7 विपर्यासी लक्षणों पर अपना प्रयोग किया। जो भी निष्कर्ष आए उन्हीं को उन्होंने अपने नियम के रूप में बताया। और 7 लक्षणों में सबसे पहले उन्होंने एक एक लक्षण को चुना, यानी एक बार में जो संकरण का प्रयोग किया वो एक लक्षण को लेके किया। जैसे एक लक्षण में क्या, लंबाई, उन्होंने सिर्फ लंबाई पे ध्यान दिया कि लंबे पुष्प और बौने पुष्प का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इनसे किस प्रकार के पौधे उत्पन्न होंगे, क्या सभी पौधे लंबे होंगे या क्या सभी पौधे बौने होंगे, इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया। फिर जो पौधे उत्पन्न हुए फिर उनका आपस में क्रॉस कराया, फिर देखा इनसे किस प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। फिर जो पौधे उत्पन्न हुए उनमें उन्होंने क्रॉस कराया, देखा कि इनसे किस प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे मटर का लंबा पौधा है, ठीक है, उन्होंने एक दूसरे मटर के पौधे यानी बौने पौधे से इसका क्रॉस कराया। तो जब हम किसी जनक को चुनते हैं तो हम इसे पी जनरेशन कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन, पी। और इनसे जो भी संतान उत्पन्न होंगे, ठीक है, नया पौधा, जो भी पौधा उत्पन्न होगा, इसे हम F1 कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अभी आगे ये सब बताया जाएगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। अब इनसे जो पौधे उत्पन्न होंगे, इनसे जो संतान पौधे उत्पन्न होंगे उन्हें हम F2 कहेंगे, और इनसे जो होंगे उत्पन्न पौधे उन्हें हम F3 कहेंगे। समझ में आया? P मतलब पेरेंटल, और पेरेंट से जो भी संतान उत्पन्न होंगे उन्हें हम F से डिनोट करेंगे। पहली बार इनसे क्रॉस हुआ है तो F1, फिर इनसे जो पौधे उत्पन्न होंगे F2, इनसे जो पौधे उत्पन्न होंगे F3। तो मेंडल की सफलता के जो कारण थे वो उनकी कार्यविधि थी। एक बार में उन्होंने सिर्फ एक लक्षण को लेकर क्रॉस किया, यानी लंबा और बौने पौधे को लेकर क्रॉस किया। और दूसरा, उन्होंने जो संकरण प्रयोग किए वो कई पीढ़ियों तक किया, यानी F1, F2 और F3, और इससे आगे तक उन्होंने संकरण का प्रयोग किया। और इन प्रयोगों से जो भी निष्कर्ष आए उन निष्कर्षों का रिकॉर्ड रखा और सावधानीपूर्वक उनका विश्लेषण किया कि कैसे कैसे ये लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। लक्षण ही तो है, लंबा और बौना एक लक्षण ही तो है। तो उन्होंने सारे जो भी प्रयोग किए उनके निष्कर्ष क्या क्या आए उनको अपनी कॉपी में नोट करते गए। बाद में उनका विश्लेषण किया, एनालिसिस किया कि क्या है, कैसे आखिर ये लक्षण लंबापन बौनापन उनकी संतानों में जाता है। और दूसरी बात कि उन्होंने ऐसे पौधे का चुनाव किया जो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। शुद्ध मतलब अगर लंबे पौधे हैं, देखिए शुद्ध का मतलब समझिएगा, प्योर लाइन जिसे कहते हैं। शुद्ध पौधे का मतलब है कि अगर लंबा पौधा है तो लंबे पौधे से सिर्फ लंबा पौधा उत्पन्न होगा, और फिर उससे फिर नया पौधा जो उत्पन्न होगा वो भी लंबा होगा। तो ऐसे पौधे को लंबा पौधा कहते हैं। अभी आपको आगे सब बताया जाएगा। कभी कभी लंबे पौधे से बौना पौधा उत्पन्न होता है तो वो बाद में बताएंगे, वो हाइब्रिड होते हैं, संकर पौधे कहलाते हैं। संकर लंबा, शुद्ध लंबा तो ऐसा शुद्ध लंबा पौधा जिससे हमेशा शुद्ध लंबे ही पौधे उत्पन्न होंगे। संकर लंबा पौधा ऐसा पौधा होता है जिससे बौने पौधे भी उत्पन्न होते हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। हमारा जो मकसद है आपको अभी ये बताना कि शुद्ध का मतलब क्या है। शुद्ध लंबे पौधे का मतलब है कि ऐसा लंबा पौधा जिससे जो संतान उत्पन्न हो वो भी लंबा ही हो, बौना कभी भी ना हो। ठीक, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का ही प्रयोग किया, यानी शुद्ध लक्षण वाले पौधों को प्रयोग में लाया। और उन पौधों में, शुद्ध पौधों में स्वपरागण ना हो पाए इसके लिए उन्होंने उन पौधों के पुष्पों के पुंकेसरों को काट दिया। ठीक, चूँकि यहाँ पर जो आपको कार्यविधि बताई जा रही है अभी हो सकता है आपको ना समझ में आए, परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो कार्यविधि आपको बताई जा रही है आप नोट करके ऐसा रोक दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, अभी याद भी ना करिएगा तो भी चलेगा। जब मेंडल का नियम पढ़ लेंगे, मेंडल ने प्रयोग कैसे किया, तब ये सारी चीज़ें आपको एकदम हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो आप बस इसे नोट कर लें। आप लिखेंगे कि मेंडल की सफलता के कारण निम्न है। पहला, कार्यविधि, और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि मेंडल ने एक समय में एक लक्षण को लेकर ही अपना संकरण प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को दूसरी यानी F2, दूसरी F2 ये पहली जनरेशन कहलाएगी, दूसरी यानी F2 तथा तीसरी F3
तथा इससे आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन किया। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को या आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। नेक्स्ट, उन्होंने केवल ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध, जिसे हम प्योर ब्रीड कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्योर ब्रीड थे, उनका चयन किया। यानी मेंडल ने केवल उन्हीं पौधों का चयन किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध यानी प्योर ब्रीड थे। अब इसकी पुष्टि कैसे हो कि कोई पौधा शुद्ध है, तो क्या कराएंगे, उनमें हम स्वपरागण होने देंगे। लंबा पौधा है तो लंबा पौधा को वैसे होने देंगे कि लंबा पौधा से देखेंगे अगली जनरेशन में क्या उत्पन्न होता है। अगर लंबे पौधे से हर एक पीढ़ी में लंबे पौधे ही उग रहे हैं तो वो क्या है, शुद्ध है। तो वहाँ लिख सकते हैं कि मेंडल ने आनुवंशिक रूप से पौधा शुद्ध है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कई पीढ़ियों तक स्वपरागण होने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कि उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को अलग उगाया जिससे उनमें किसी अन्य लक्षण का परपरागण द्वारा मिश्रण ना हो सके। लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि स्वपरागणों की संभावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ लंबे और कुछ बौने पौधों के पुंकेसरों को काट दिया। अब नेक्स्ट बी, कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए पौधे का चुनाव, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। उन्होंने उद्यान मटर यानी गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, को चुना। पाइसम सटाइवम को चुना। अब इसको चुनने के क्या कारण थे, तो पहला कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। मटर का पौधा, पहला पॉइंट, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय यानी एनुअल प्लांट है, मतलब एक ही वर्ष में उसके पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं और बीज उत्पन्न करके ख़त्म भी हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं। यानी इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 3 से 4 माह का होता है, ठीक है, 4 महीने का लाइफ स्पैन होता है। मटर के पौधे का लाइफ स्पैन 3 से 4 महीने का होता है। तो चूंकि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, इनका जो आयु है 3 से 4 माह होती है और इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। ये कारण था, पहला कारण जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधों को ही चुना। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण कि मटर की कई किस्में पाई जाती हैं और उनमें लक्षणों के, एक लक्षण के वैकल्पिक रूप देखने को मिलते हैं। जैसे एक लक्षण हम क्या बोले, मटर की लंबाई, तो इसके कई रूप देखने को मिलेंगे, मुख्य रूप से 2। कौन कौन से, लंबा पौधा और बौना पौधा। तो एक ये भी कारण था कि मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि मटर के कई किस्म उपस्थित हैं, कई किस्में पाई जाती हैं जिनमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप यानी अल्टरनेटिव फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। लंबाई का हो गया लंबा और बौना पौधा, पुष्प की रंग बैंगनी और सफ़ेद, और बीज का रंग पीला हरा। 2 तरह के पाए गए, मटर के बीज 2 प्रकार के पाए गए, पीला और हरा पाया गया। फली का आकार, कुछ ऐसे मटर के पौधे जिनमें फली फैली हुई होती है, कुछ सिकुड़ी हुई होती हैं। बीज का आकार देखा गया तो बीज का आकार गोल था, कुछ के बीज के आकार झुर्रीदार थे यानी सिकुड़े हुए थे। तो ये सब लक्षण थे
और उन लक्षणों के वैकल्पिक रूप उपस्थित थे, ये देखते हुए मेंडल ने मटर का चुनाव किया। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बी, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए पौधे का चुनाव, और लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में उद्यान मटर गार्डन पी यानी पाइसम सटाइवम को चुना। मटर के पौधे के चुनने के निम्न कारण थे। पहला कारण, मटर का पौधा 1 वर्षीय यानी एनुअल होता है, जिसकी आयु 3 से 4 माह की होती है और इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। दूसरा लिखेंगे कि मटर की कई किस्में पाई जाती हैं, ठीक है, कई किस्में यानी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जिनमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप यानी अल्टरनेटिव फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए पौधे की लंबाई, लंबा व बौना, कॉमा, पुष्प का रंग सफ़ेद व बैगनी व सफ़ेद, कॉमा, बीज का आकार गोल व झुर्रीदार आदि। तीसरा कारण है कि मटर के पुष्पों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उनमें पर परागण ना होने से किसी भी प्रकार के अवांछित जटिलताएं पैदा नहीं होती। ठीक, ये तीसरा कारण है। लिख लेंगे कि मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पर परागण ना होने के कारण उनमें किसी भी प्रकार का अवांछित जटिलता उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट, चौथा लिखेंगे कि मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, अर्थात ये उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट, पांचवा, स्वपरागण होने के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। अब ये हो सकता है आपको ना समझ में आए, बाद में बताएंगे तब समझिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें डिटेल है बाबू। जब तक आप ये सब पूरा इनका प्रयोग नहीं पढ़ लोगे, ये सब बातें शायद ना समझ में आए। आप सीधे अभी नोट करके छोड़ दो कि मटर के पौधे में स्वपरागण होता है, अर्थात मटर का पौधा समयुग्मजी यानी होमोजाइगस होता है। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। यानी जैसे कि ना बताएं लंबा है तो ये शुद्ध लक्षण है अगर, और चूंकि इनमें स्वपरागण होता है तो स्वपरागण होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मैंने बताया था ना, जब एक ही जनक से उत्पन्न होना है किसी को तो उसमें कोई ज़्यादा विभिन्नता उत्पन्न तो होती नहीं है, लक्षण वैसे शुद्ध बने रहते हैं। यानी लंबा पौधा है तो हमेशा इससे लंबा ही पौधा होगा, शुद्ध लंबा है तब, संकर लंबा नहीं। हो सकता है आपको ये शब्द भी आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा कि शुद्ध क्या है, संकर क्या है, सब आगे क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ थोड़ा सा समझेंगे। शुद्ध लंबा पौधा है तो उससे हमेशा शुद्ध लंबा पौधा ही उत्पन्न होगा, ठीक है, अगर स्वपरागण की प्रक्रिया होती है तो। यानी स्वपरागण होने से मटर के पौधे समयुग्मजी यानी होमोजाइगस होते हैं। इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले पौधे बने रहते हैं। छठवां पॉइंट लिखेंगे कि मटर के पौधे में कृत्रिम परपरागण आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है। कृत्रिम परपरागण की तकनीक आपको पहले भी बताई गई है, अभी थोड़ी देर बाद फिर बताया जाएगा, इसी वीडियो में आपको अब बताया जाएगा कृत्रिम परपरागण कैसे कराते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे कृत्रिम परपरागण द्वारा उत्पन्न पौधे संकर एवं संकर यानी हाइब्रिड, शंकर भगवान का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, संकर लिखेंगे। कृत्रिम परपरागण द्वारा उत्पन्न पौधे संकर व जननक्षम होते हैं। जननक्षम का मतलब कि वो जनन करने में सक्षम होते हैं। आठवां लास्ट लिखेंगे कि मटर के पौधे एक समय में अधिक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। बस ये हो गया 8 कारण जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना था। अब यहाँ पर कृत्रिम परपरागण कैसे कराया जाता है मटर के पौधे में, वो अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले आप ये समझ लें कि मेंडल ने मटर के पौधों को जो चुना उसके कारण क्या थे। अब हम देखेंगे कि उन्होंने अध्ययन के लिए कौन कौन से मटर के लक्षणों को चुना। यानी आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा अध्ययन के लिए वंशांगत विशेषकों का चयन। सी है, ये सब आप मेंडल की सफलता के कारणों में लिख रहे हैं। सी है अध्ययन के लिए
वंशांगत विशेषकों, विशेषक मतलब समझते हैं लक्षण, वंशांगत विशेषकों का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए वंशांगत विशेषकों का चयन, यानी मेंडल ने मटर के कौन कौन से वंशांगत लक्षणों का चयन किया। तो मेंडल ने कुल 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। तो मेंडल ने 7 जोड़ी, हम बार बार 7 बोलते होंगे, 7 जोड़ी यानी कुल 14 कह सकते हैं। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। मटर के कुल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। याद रखेंगे 7 जोड़ी या फिर टोटल 14 कहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों यानी अल्टरनेटिव हेरिडिटरी ट्रेट्स का चयन किया। ये सभी क्या थे? प्रभावी व अप्रभावी थे, प्रभावी व अप्रभावी थे। अब ये प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है? प्रभावी का मतलब डोमिनेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है, जो आपसे ज़्यादा सक्षम हो। तो प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो बार बार अपने ही आप को एक्सप्रेस करें, अपने ही लक्षण को प्रदर्शित करें। ऐसे लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी प्रभावी और अप्रभावी अगर दोनों को साथ में रख दें तो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। अभी हम समझ आते हैं इसको। पहले आप याद करेंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जब आप मेंडल के सभी प्रयोगों को आप पढ़ लोगे, फिर इसको पढ़ोगे तुरंत समझ में आएगा। तो चूंकि मेंडल के प्रयोग से ही रिलेटेड है इसलिए इसको पहले लिखाना पड़ा। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया और ये सभी प्रभावी व अप्रभावी थे। हम देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण को उन्होंने चुना। मेंडल ने मटर के कौन कौन से लक्षणों को चुना। इतना लिखने के बाद आप कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम। एक लक्षण, दूसरा कॉलम प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट ऐसे लिखेंगे। तीसरा अप्रभावी लक्षण यानी रेसेसिव ट्रेट। हम देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे के कौन कौन से लक्षणों को चुना। कुल आपको पता है ना 7 जोड़ी लक्षणों को चुना गया। पहला पौधे की लंबाई, दूसरा फली की आकृति, तीसरा फली का रंग, चौथा बीज की आकृति, पांचवा थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं जगह छोड़ के क्योंकि आपको इंग्लिश भी लिखाना होगा इसमें। यहाँ पर हाइट ऑफ प्लांट, दूसरा फली की आकृति यानी शेप ऑफ पॉड, तीसरा
फली का रंग यानी कलर ऑफ पॉड। चौथा, बीज की आकृति यानी शेप ऑफ सीड। पांचवा, बीज का रंग कलर ऑफ सीड। छठवां, पुष्प का रंग कलर ऑफ फ्लावर। सातवां, पुष्प की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ फ्लावर। कुल ये 7 जोड़ी लक्षण लिया था उन्होंने। याद करिए, पौधे की लंबाई, फली की आकृति। फली क्या होता है? तो फली क्या होता है? जो मटर आपके घर पे आता है ना, मटर ऐसे होता है ना, मटर, उस मटर को हम छीलते हैं और उसमें उपस्थित जो बीज है उसको निकाल के हम सब्जी बनाते हैं, है ना। तो ये जो कवर है ना, हरे रंग का कवर, छिलका, वो क्या कहलाता है? फली कहलाता है, पॉड, जैसे इंग्लिश में पॉड कहते हैं। ये बीज है, मटर का बीज, ठीक। मटर के बीज की आकृति भी देखे होंगे आपने। अब आइए इनके हम दोनों लक्षणों को देखते हैं कि कौन कौन से लक्षणों को लिया। पौधे की लंबाई में उन्होंने लंबा पौधा यानी टॉल प्लांट को लिया और बौने पौधे को लिया। बौना जिसे इंग्लिश में डॉर्फ कहते हैं। फली की आकृति एक थी, सॉरी यहाँ पर हमें प्रभावी भी ध्यान रखना है। तो फैली हुई प्रभावी लक्षण है, फैली हुई यानी इनफ्लैटेड, और सिकुड़ी हुई यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड। फली का रंग, फली के रंग में प्रभावी हरा यानी ग्रीन और अप्रभावी पीला यानी येलो। बीज की आकृति गोल यानी राउंड और झुर्रीदार यानी रिंकल्ड। बीज का रंग पीला डोमिनेंट है, येलो, और हरा ग्रीन क्या है? रेसेसिव है। पुष्प का रंग बैंगनी यानी वायलेट, और सफ़ेद यानी वाइट। पुष्प की स्थिति में एक आता है कक्षस्थ यानी एक्सियल, और दूसरा अग्रस्त कहिए या फिर शीर्षस्थ कहिए, बात एक ही है, अग्रस्त या शीर्षस्थ। से इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनल। बस ये तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए मेंडल ने जो मटर के पौधे को लिया था उनमें कौन कौन से लक्षणों का चुनाव किया था। कुल 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों को चुना था। 7 लक्षण कौन कौन से? उंगलियों पे याद हो जाएंगे, वो कुछ नहीं है। पहला, पौधे की लंबाई, लंबा और बौना। आपको एक बात ध्यान रखना है, इन लक्षणों को पहले याद करना है क्योंकि ये प्रभावी हैं। अब पूरा का पूरा खेल पूरा इस चैप्टर में प्रभावी और अप्रभावी का है। अगर प्रभावी अप्रभावी का मतलब नहीं समझ पाए तो चैप्टर भी बहुत मुश्किल होगा समझना, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बात यह है कि प्रभावी हैं तो अपना प्रभाव ये दिखाएंगे। जैसे अगर इनके और इनके डीएनए अगर आप साथ में हैं, हम डीएनए ना कह के जीन बोलेंगे, बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इनका जीन और इनका जीन दोनों का साथ में है तो इन्हीं का जीन अपना लक्षण प्रकट करेगा। यानी कि हर किसी लक्षण के लिए जीन होते हैं ना, और जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। एक आपको एग्जाम्पल बता देना, जैसे
लंबा पौधा है ना, तो लंबा पौधे का एक जीन होगा, और जीन हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। यानी टॉल है तो इसके 2 जीन को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और चूंकि बौना है तो बौना अप्रभावी लक्षण है, हम हमेशा प्रभावी लक्षण को कैपिटल से दर्शाते हैं, अप्रभावी को हमेशा स्मॉल से दर्शाते हैं। अब ये कहाँ से आता है जीन का सिंबल, तो जीन का सिंबल आता है प्रभावी लक्षण के नाम के पहले लेटर से। जैसे कैपिटल टी है ना, तो प्रभावी में हम कैपिटल लिखेंगे। आप यहाँ देख रहे हो कि बौना का मतलब डॉर्फ है, हम डी क्यों नहीं यूज किए, हमें डी नहीं यूज करना है, हम किसका स्पेलिंग यूज करेंगे, हमेशा प्रभावी लक्षण के ही पहले लेटर का यूज करेंगे। तो इसको हम प्रभावी लक्षण को कैपिटल में लिख देंगे, और इसी का हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे इसके अप्रभावी लक्षण को डिनोट करने के लिए। तो कहीं पर भी अगर लिखा पाएँ कैपिटल टी, तो इसका मतलब होता है प्रभावी लक्षण लंबा। अगर कहीं पर भी आपको स्मॉल लेटर अगर यूज किया गया है जीन को डिनोट करते समय, तो वो क्या है, अप्रभावी लक्षण यानी रेसेसिव ट्रेट्स। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, इनका आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताइए फली के रंग में प्रभावी लक्षण कौन सा है, हरा है या पीला है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे आपको पहले इनको और फिर अप्रभावी को बाद में याद करना है। इस तरह से पौधे की लंबाई, लंबा और बौना। पहले आप क्या बोलेंगे, लंबा फिर बौना। पौधे की लंबाई, लंबा और बौना। फली की आकृति, फैली हुई और सिकुड़ी हुई। अब ये क्या होता है, फली की आकृति आपने देखा होगा घर में आता है फली 2 प्रकार से, एक तो जिसका शेप बहुत अच्छा होगा और कुछ का ऐसे सिकुड़ा हुआ होता है। तो मम्मी क्या कहती हैं कि ये वाला छांट देना, ये वाला मत बनाना, क्योंकि इसके जो बीज हैं, इसके मटर के दाने गलते नहीं हैं पकाते समय। ठीक है, तो ये है सिकुड़ी हुई, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, और ये अवस्था होती है फैली हुई। ठीक, तो फली की आकृति क्या हुई, फैली हुई और सिकुड़ी हुई। फैली हुई क्या है, इन्फ्लेटेड क्या है, प्रभावी लक्षण। सिकुड़ी की हुई क्या है, अप्रभावी लक्षण। फली का रंग हरा और पीला, यानी फली जो छिलका है उसका रंग क्या है, फली का जो रंग है वो हरा प्रभावी हो और पीला अप्रभावी लक्षण है। बीज की आकृति भी देखा होगा, कुछ गोल होते हैं, कुछ रिंकल्ड होते हैं, झुर्रीदार होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, तो गोल और झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और हरा। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद। मटर के पुष्प के 2 रंग को इन्होंने लिया, बैंगनी और सफ़ेद। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्त, ये क्या है, तो कुछ ऐसे भी पौधे थे जिनमें पुष्प यहाँ निकलते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे, इन्हें हम कहेंगे कक्षस्थ यानी एक्सियल। कुछ ऐसे पौधे थे जिनके जो पुष्प हैं वो टॉप पे निकलते थे, शीर्ष पे, तो हम क्या कहेंगे, शीर्षस्थ यानी टर्मिनल। जब पुष्प पौधे के ब्रांचों में लेफ्ट और राइट की तरफ ऐसे से निकले हों हर जगह पूरी लंबाई में, तब उसे हम कक्षस्थ कहते हैं। और जब पुष्प केवल टॉप पे निकलो, तब उसे हम अग्रस्थ या शीर्षस्थ कहते हैं, टर्मिनल। बस ये बातें समझ गए। अब आप इसे याद करेंगे पूरा। कैसे याद करेंगे, पुष्प पौधे की लंबाई, लंबा और बौना। फली की आकृति फैली हुई सिकुड़ी हुई। फली का रंग हरा पीला। बीज की आकृति गोल झुर्रीदार। बीज का रंग पीला हरा। पुष्प का रंग बैंगनी सफ़ेद। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्थ। अब चाहे तो इंग्लिश भी याद कर लें, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में ही इनके जीन को डिनोट करने का काम आता है। तो हाइट ऑफ प्लांट टॉल एंड डॉर्फ। शेप ऑफ पॉड इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। कलर ऑफ पॉड ग्रीन एंड येलो। शेप ऑफ सीड राउंड एंड रिंकल्ड। कलर ऑफ सीड येलो एंड ग्रीन। कलर ऑफ फ्लावर वायलेट एंड वाइट। एंड पोजिशन ऑफ फ्लावर एक्सियल एंड टर्मिनल। बस, तो इसको तुरंत याद करके अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिए और यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है, 7वें प्रयासी लक्षण। अब इसके बाद आता है मेंडल की सफलता का चौथा कारण, संकरण विधि, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। उन्होंने क्या यूज़ किया, कैसे उन्होंने संकरण का प्रयोग किया, आइए इसको समझते हैं। हालांकि संकरण के बारे में आपको पहले भी बताया गया है और वो बेसिक नॉलेज यहाँ पर आपके काम आएगी। 7 लक्षणों को आप तुरंत याद कर लेंगे और 7 लक्षणों को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम सबका चेक करेंगे कि किसने लिखा है किसने नहीं।
तो मेंडल की सफलता का चौथा डी रीजन संकरण विधि यानी हाइब्रिडाइजेशनल या हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशनल टेक्निक। संकरण विधि, इस विधि में कराते क्या हैं, आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कुछ और कलर्स यूज कर लूं। तो मेंडल ने संकरण विधि में क्या किया कि मान लिया कि एक है लंबा पौधा, ठीक है, मटर का लंबा पौधा, और एक है बौना पौधा, ठीक। उन्होंने लंबे पौधे के बौने पौधे के साथ कैसे संकरण कराया। आपको अभी बताए थे कि जो मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा वो द्विलिंगी होता है, उसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं। यानी ये पौधा है, मान लेते हैं यहाँ पर इसका एक पुष्प निकला हुआ है। आपको पता है कि पुष्प में क्या होता है, एक मादा जननांग के रूप में स्त्री केशर होता है और पंखुड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं उसके पुंकेसर, ठीक, समझ में आया। यही तो आपने पुष्प की संरचना में पढ़ा है कि एक पुष्प के 4 चक्र होते हैं, वायदल, दल, पुंकेसर और जायांग या स्त्री केसर। आपको ये भी पता है कि पुंकेसर क्या है, नर भाग है। पुंकेसर में क्या बनता है, अंदर परागकण, जो कि परागकण क्या है, नर युग्मक उद्भिद है। परागकण के अंदर क्या पाया जाता है, नर युग्मक। और यह है स्त्री केसर, स्त्री केसर के अंदर क्या पाया जाता है, मादा युग्मक। यानी ये हो गया मादा युग्मक, और यहाँ पर इसका हो गया नर युग्मक, ठीक, दोनों सेम ही कलर है। ये हो गया नर युग्मक, ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक। चूँकि द्विलिंगी पुष्प हैं तो मादा युग्मक और नर युग्मक एक ही पुष्प में बनता है। यहाँ पर स्वपरागण की क्रिया हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं बौने पौधे में, देखते हैं। तो ये है बौना पौधा, बौने पौधे में एक पुष्प निकला है। अब चूँकि मटर का पौधा है, चाहे बौना हो चाहे लंबा हो, इसमें सभी पुष्प द्विलिंगी ही होंगे। ये है इसका पुंकेसर, आनुवंशिक रूप से भिन्न है। भिन्न क्या है, भिन्न इस तरह से हैं कि ये इनका जो आनुवंशिकी है वो है बौने, और ये इनका आनुवंशिकी है कि ये है लंबे, ठीक, शुद्ध बौने शुद्ध लंबे। यानी ये लंबे पौधे हैं तो लंबे पौधे से जो इनसे बीज उत्पन्न होगा, इनके बीज को बोएंगे अगर तो लंबा पौधा ही निकलेगा, शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा है ये, ठीक। बौना पौधा, अगर हम बौने पौधे के बीज को, यानी ये पुष्प है ना, पुष्प से बीज बनेगा, तो उस बीज को अगर हम बोएंगे तो बौना पौधा ही उत्पन्न होगा। ये स्वपरागण में होता है। लेकिन मेंडल ने तो संकरण कराया, यानी कृत्रिम परपरागण कराया। कृत्रिम परपरागण में क्या कराया उन्होंने क्या किया कि लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्रॉस कराना है, तो या तो हम इसके नर युग्मक को यूज करें या तो इसके मादा युग्मक को यूज करें। क्योंकि जनन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं ना, यही होता है जनन, और इसी को हम संकरण यहाँ पे कह रहे हैं। और यही हमें कराना है, नर युग्मक के को मादा युग्मक के साथ फ्यूज़ कराना है। तो ये इसका नर युग्मक है परागकण में, और ये इसका मादा युग्मक है यहाँ पर, और इसका ये नर युग्मक है और इसका ये मादा युग्मक है। और हमें दो ही चाहिए, या तो हम इसका नर युग्मक यूज करें। अगर हम इसका नर युग्मक यूज करेंगे तो हमें इसका मादा युग्मक यूज करना पड़ेगा, और अगर हम इसका मादा युग्मक यूज करेंगे तो हमें इसका नर युग्मक यूज करेगा। हमें विपरीत ही चाहिए ना, तो वही हम करते हैं। मेंडल ने क्या किया कि सोचा कि अगर लंबे पौधे को हम नर युग्मक का प्रयोग करें, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, इसको ऐसे छोड़ दिया, इस पुष्प को छोड़ दिया,
इसके पुष्प के नर युग्मक इस पर ना आ पाए, इसके लिए उन्होंने इसके पुंकेसर को कलिका अवस्था में ही काट दिया। समझ में आया? मेंडल ने क्या किया कि वो कह रहे हैं कि हम इसका नर युग्मक यूज करेंगे और इसका मादा युग्मक यूज करेंगे। तो जिस पौधे का मादा युग्मक प्रयोग में लाया जाता है उसके पुष्प के पुंकेसरों को कैंची से काट दिया जाता है, जिससे कि उसके परागकण इस पर ना आ सकें, और फिर इसे हम पॉलीथीन से ढक देते हैं। बटर पेपर या पॉलीथीन से हम इसको ढक देंगे, छिद्रित पॉलीथीन या फिर बटर पेपर से हम इसको ढक देते हैं। बटर पेपर से क्यों ढक देते हैं? जिससे कि कोई भी अन्य परागकण इस पर ना आ सके, ना आए। अगर कोई अन्य परागकण आ गया तब तो हम इसका परागकण नहीं इस पर रख पाएंगे ना, बेकार हो जाएगा। तो इस पर हम पन्नी लगा देते हैं कि जिससे कोई अन्य परागकण इस पर ना आ पाए। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हमें इसका नर युग्मक प्रयोग में लाना है, तो इसके परागकण को हम यहाँ से निकालते हैं चिमटी की सहायता से, और उस परागकण को ले जाकर पॉलीथीन हटाएंगे और उस परागकण को ले जाकर हम इसके वर्तिकाग्र पर रख देंगे, फिर इसको पन्नी से पुनः ढक देंगे। तो क्या हुआ कि इसमें जो नर युग्मक आया वो किसका है? लंबे पौधे का। और इसमें जो मादा युग्मक है वो किसका है? बौने पौधे का। इस प्रकार से हम लंबे पौधे के नर युग्मक और बौने पौधे के मादा युग्मक को आपस में मिला दिए, कृत्रिम रूप से मिलाएं, क्योंकि हमने उसमें हाथ प्रयोग किया है। तो ये क्या कहलाएगा? कृत्रिम। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीज़ें कृत्रिम कहलाती हैं, तो ये कृत्रिम हो गया। इसी को हम कृत्रिम परपरागण कहते हैं। ठीक, तो क्या हुआ कि लंबा पौधा जो था उसके नर युग्मक को प्रयोग किए, और जो बौना पौधा था उसके हम मादा युग्मक को प्रयोग किए। समझ में आया? इससे जो संतानें उत्पन्न हुई उसे हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब वो संतानें क्या पैदा हुई यह अभी हम नहीं बताएंगे, वो मेंडल के प्रयोग में बताएंगे। ठीक, अब चूंकि हमने इसको जनक माना है तो हम इसे क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी, या इसे हम पैरेंटल जनरेशन कहते हैं, पैरेंटल जनरेशन, या फिर हम इसे पी जनरेशन से डिनोट करते हैं। ठीक, बस यही कहलाता है संकरण विधि। यानी किसी लंबे पौधे को अगर हम बौने पौधे से संकरण कराना चाहें तो क्या करेंगे? यही प्रक्रिया अपनाएंगे। आप अपने घर पे भी ये प्रक्रिया अपना सकते हो। अगर आपको किसी पौधे का उसी जाति के पौधे के साथ संकरण कराना है, यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसे हम कृत्रिम परपरागण भी कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने समझ लिया कि जिस पुष्प का मादा युग्मक प्रयोग में लाना है उस पुष्प के पुंकेसरों को काटकर अलग कर दिया जाता है। पुंकेसरों को काटकर अलग करना ये एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं विपुंसन, यानी इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। परागकोश को, पुंकेसरों को या परागकोश को काट कर निकाल देना क्या कहलाता है? विपुंसन, इमैस्कुलेशन। हमने क्या किया? काट के निकाल दिया। यानी हमने पहली प्रक्रिया क्या अपनाई? विपुंसन। दूसरी प्रक्रिया हम क्या अपनाते हैं? किसके वर्तिकाग्र को हम बटर पेपर से या पॉलीथीन, छिद्रित पॉलीथीन से ढक देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं बैगिंग। इस प्रक्रिया को हम बैगिंग कहते हैं। दो प्रक्रिया हम अपनाते हैं, विपुंसन और बैगिंग। और उसके बाद तीसरी प्रक्रिया में हम नर युग्मक यानी इसके लंबे पौधे के परागकण को चिमटी की सहायता से उठाकर बौने पौधे के वर्तिकाग्र से पॉलीथीन हटाकर उसके वर्तिकाग्र पर रख देते हैं, और इस प्रकार से संकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। यही कहलाती है संकरण विधि। बस इसको नोट कर डालें। हेडिंग डालेंगे डी, संकरण विधि यानी हाइब्रिडाइजेशनल टेक्निक। और इसमें लिखेंगे मटर के पुष्पों में कृत्रिम परपरागण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है, सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। आगे लिखेंगे मटर में द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। संकरण के लिए एक पौधे को नर व दूसरे अलग लक्षण वाले पौधे को मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मटर का पुष्प प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेटेड होता है,
अतः इस प्रक्रिया को करने के लिए मटर के पुष्प में कलिका अवस्था में ही उसके पुंकेसर को काटकर अलग कर दिया जाता है, लेकिन उस पुष्प के ही पुंकेसर को काटकर अलग किया जाता है जिसे मादा पुष्प के रूप में प्रयोग किया जाना है। यह प्रक्रिया विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन कहलाती है। फिर आगे लिखेंगे, विपुंसन के बाद उस पुष्प के वर्तिकाग्र को बटर पेपर या छिद्रित पॉलीथीन की थैली से बांध दिया जाता है, जिससे अनचाहे परागकण उस पर आकर परागण की प्रक्रिया ना कर सके। वर्तिकाग्र को बटर पेपर या पॉलीथीन से बांधना बैगिंग कहलाता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, नर पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागकणों को चिमटी की सहायता से निकालकर उसे मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर रख दिया जाता है और फिर पुनः वर्तिकाग्र को बटर पेपर या छिद्रित पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। इन पौधों से बने बीज, आगे लिखेंगे, इन पौधों से बने बीज अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे प्रथम संतानीय पीढ़ी फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन कहा जाता है। बस ये हो गया आज का टॉपिक। इसमें आपने जाना मेंडल के बारे में, मेंडल के जो प्रयोग कब किया था उन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया, कौन कौन सी टेक्निक उन्होंने अपनाई जिससे उनकी प्रयोग सफल हुए। अब इसके बाद आता है मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने पहले एक संकर संकरण प्रयोग किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद द्विसंकर संकरण प्रयोग किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। इनके बारे में आपको भाग 3 में बताया जाएगा। तब तक आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दें। सबसे पहला क्वेश्चन, मेंडल का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग कब से कब तक किए थे। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को किस शीर्षक के नाम से ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जिस पौधे को चुना था उसका नाम क्या था और उसका बॉटेनिकल नाम क्या है। नेक्स्ट, मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों को अपने प्रयोगों में लिया और वे लक्षण कौन कौन से थे तथा उनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को भी लिखें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, संकरण विधि किस प्रकार से कराई जाती है। इस थोड़ा लेंथी होगा तो अपनी कॉपी में आप नोट कर लेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।